हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिएगा कि 26 तक हम लोग देखिए लिए हैं लोग, ये 27वां टेस्ट है, तो इसे देखा जाए। और इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी किया जा सकता है। तो ये देख लीजिए। अब चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा प्रिज्म है और इससे अगर सूरज की किरण को ऐसे प्रकाश को यहाँ से लौटाया जाए तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 7 रंगों से ही बना है प्रकाश का रंग, तो ये आपको याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर विचलन का बात किया जाए तो आपका बैगनी हो जाएगा, और सबसे कम विचलन का जो बात किया जाए तो लाल हो जाएगा। तो देखिए कि खतरा के लिए या कहीं भी सिग्नल के लिए लाल को ही डिनोट किया जाता है। इसका कारण क्या है कि ये कम विचलित होता है, तो इकट्ठा रहता है तो दूर से ही ज़्यादा दिखने में आसानी होता है। तो ये आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो कुछ प्रकाश अपने पथ से कुछ कोण से विचलित हो जाते हैं, इसे ही प्रकाश का विचलन कहा जाता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में बिखरना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का विचलन कम तथा कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का विचलन अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि देखिए 7 रंग है, जिसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी और नीला, जामुनी और बैगनी है। तो सबसे ऊपर आप देखिएगा कि आपका लाल दिखाई दे रहा है और सबसे नीचे बैगनी दिखा रहा है, ये सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है। और देखिएगा कि जो हरा कलर होता है ये बीच में होता है। तो आपको थोड़ा सा आप देखिएगा कि यहाँ से जब होगा तो सबसे कम विचलित ये हुआ है लाल, उसके बाद कम विचलित नारंगी और उसके बाद पीला। तो ये तीनों कम से कम क्रम से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो बहुत आसान है, हरा बीच में रख दीजिए और बाकी लाल और बैगनी याद कर लीजिएगा, और उसके बाद लाल के नीचे नारंगी है। थोड़ा सा लाल से मिलता भी है नारंगी, तो ऐसे थोड़ा सा आप कंसेप्ट बना के याद कीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देखिए, कांच में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कि लाल, हरा और नीला ये 3 रंगों को प्राथमिक रंग बोला जाता है। देखिए पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला रंग को ये द्वितीय रंग कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि द्वितीय रंग कौन है और प्राथमिक रंग कौन है। तो एक आप याद कर लीजिए प्राथमिक रंग, तो उसके अलावा जो बचेगा वो द्वितीय में ही आएगा, तो आसानी होगा लाल, हरा और नीला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है दूसरा का नंबर, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है। तो देखिए बर्तन वर्तन बनाने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका टंगस्टन इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिला के किया जाता है। सामान्यतः स्टील देखिए कि आयरन और कार्बन मिला के इन दोनों का यौगिक होता है। तो यौगिक का मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज़ एक अनुपात में हो, हमेशा उसी अनुपात में अगर मिलाया जाए तो वो वही तत्व बनेगा, तो उसी को यौगिक बोला जाता है। और मिश्रण का मतलब किसी भी अनुपात में उसे मिला दिया जाए। देखिए कि स्टील में आयरन और कार्बन के साथ निकेल या क्रोमियम मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। स्टेनलेस स्टील वायुमंडलीय कारकों जैसे ताप, नमी, अम्ल से अप्रभावित होता है, यानी कि बहुत उसमें समय लगता है उसको सड़ने गलने में। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और नाइक्रोम का तो जानते ही हैं कि जो हीटर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए टंगस्टन इस्पात, इसमें टंगस्टन, क्रोमियम और कुछ वेनेडियम आ जाएगा। और निकेल इस्पात में इसमें क्रोमियम, निकेल और दोनों के कुछ अंश रहता है, जिसमें लोहा 95% रहता है। लोहा, प्लेटिनियम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन आदि अम्लगम है, तो ये अम्लगम नहीं बनाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अम्लगम मतलब कि क्रिया नहीं करते हैं किसी के साथ मिलकर। चलिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है, तो वह कौन सा है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 हो जाएगा, तो राइट आंसर सी सही है। और देखिए कि
थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा देश के वन जीवों की रक्षा करने तथा प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी, वन जीव और उसके अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था, तो ये याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया और राष्ट्रीय जल वर्ष 1987 में अपनाई गई। इसकी समीक्षा 2002 में और बाद में 2012 में इसे नवीकरणीय किया गया, तो ये आपको याद रखना है। देखिए कि 1942 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन, जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। और देखिएगा कि अनुच्छेद 51 के ए में और वन जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा, तो ये याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, तो ये किसी भी व्यक्ति का अपने देश के प्रति जो कर्तव्य होता है, जैसे वैज्ञानिक सोच रखे हैं, जाति प्रथा, ये कोई भी प्रथा हो जो समाज को तोड़ता हो उसे ना माने, अपना दायित्व निभाए। जैसे स्मारक है, सरकारी कोई भी संपत्ति है तो उसका सुरक्षा करे। ऐसे ही 11 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ये याद रख सकते हैं। इसके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो देखा जाएगा वहाँ डिटेल में। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा का चर्चा अनुच्छेद 48 में के क में किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। ये भी आपका देखिए DSP में आ जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये तो पहले से भी पता होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें उन तत्वों को समूहित छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो देखिए कि इसमें सबसे मतलब सभी धातु हैं, तो देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका बेरिलियम हो जाएगा, ये आपका कैल्शियम हो जाएगा और स्टेरिडियम हो जाएगा और ये आपका सोडियम हो जाएगा। तो ये सभी रासायनिक नाम दिया गया है, तो संकेत दिया गया है, उसका नाम भी नहीं है, तो ये याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए, तो देखिएगा धातुओं के संकेत और परमाणु संख्या। तो देखिए कि बेरिलियम जो है ये परमाणु संख्या कितना पे है, तो चौथा पे है। कैल्शियम जो है 20 पे, स्टेशियम जो है ये आपका 38 पे है और सोडियम आपका 11 पे है, तो ये याद रखिएगा। सोडियम को क्षार धातु कहा जाता है क्योंकि ये क्षारीय होता है। और बाकी देखिएगा कि बेरिलियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम ये आपका क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। क्षारीय मृदा धातु अवर्षणी के समूह द्वितीय में स्थित रासायनिक तत्व है, तो ये याद रखिएगा। बेरिलियम सबसे कम क्षारीय धातु है और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व, तो इसे पढ़ लिया जाए। पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और देखिए कि पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन हो जाएगा। मिट्टी के तेल में रखने जाने वाला तत्व तो ये सोडियम होता है। देखिए कि सोडियम क्यों इसमें रखा जाता है, तो इसका कारण होता है कि ये पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो पानी में रखा जाएगा तो भी अभिक्रिया कर लेगा और ऐसे खुला में रखा जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये जल जाएगा। और सोडियम देखिए कि ऐसा ये मुलायम धातु है कि इसे जैसे केला काटते हैं लोग चाकू से, वैसे इसे काटा जा सकता है। थोड़ा ये आपका देखिए कि वाइट कलर का होता है, तो ये आप देखे ही होंगे कभी ना कभी। अगला क्वेश्चन है पांचवा, मतलब अगला पॉइंट है, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम है। देखिए कि कैल्शियम की कमी के कारण जो हम लोग का दांत होता है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम और क्षारीय धातु की कमी के कारण। उसके बाद देखिए सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन है। क्लोरीन का उपयोग हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए भी क्या करते हैं लोग। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन हो जाएगा। और देखिए कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, तो ये भी फ्लोरीन हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है, तो शून्य वर्ग हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। सबसे भारी तत्व आपका ओसोनियम हो जाएगा और सबसे हल्का तत्व लिथियम हो जाएगा। देखिए कि द्रव धातु जो तत्व है ये आपका पारा और मरकरी हो जाएगा। समान टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे भी ये धातु होते हुए भी ये लिक्विड रह सकता है। और इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन भी देखिएगा कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रह सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर पॉइंट है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो चांदी है। देखिए कि चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि चांदी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं घरों में बिजली लाने के लिए।
तो दो इसका कारण है, एक तो आपका कि सबसे ज़्यादा ये महंगा हो जाएगा, उसके बाद देखिए कि कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अगर ज़्यादा प्रवाहित होगा तो सब महंगा भी है और कंट्रोल करने में भी मुश्किल आ जाएगा। सबसे ज़्यादा तांबा का उपयोग किया जाता है, तो चांदी के बाद तांबा ही होता है अच्छा सुचालक। विद्युत का सुचालक अधातु है, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ये कार्बन का एक अपरूप है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए। भार वह बल है जिसके कारण किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है। भार यानी डब्ल्यू वेट इसका हो जाएगा, डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो भार बराबर क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए, जी बराबर डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, तो ये आपको याद रखना है। और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु है जो आंतरिक कण से बना है उसे द्रव्यमान बोला जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि कोई भी पिंड होता है तो अपने तरफ खींचता है केंद्र की तरफ, तो उसी को गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है पृथ्वी के सापेक्ष में। और बाकी पिंडों के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ पे आकर्षण बल बोला जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के लिए पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल उपयोग किया जाता है। भार एक अदिश राशि है, ये सही है। अलग अलग स्थानों पर जी का मान अलग अलग होने के कारण भार का मान भी बदलता रहता है। तो देखिए कि भार का मान हमेशा बदलेगा। अगर एक पिंड से दूसरे का पिंड पे जाया जाएगा तो भार चेंज हो जाता है, आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है तथा ध्रुव पर महत्तम होता है, यानी अधिकतम होता है। आसान भाषा में थोड़ा सा हम आपको समझाएं तो देखिए, पृथ्वी जो है आपका 23.5 डिग्री झुका है, गोल तो है नहीं। तो ऐसे मान लीजिए कि कोई चापुट पिंड मान लीजिए, तो ये जैसे कि चापुट है, पूरा गोल हम नहीं बनाया है। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र यहाँ पे है, तो देखिए कि यहाँ पे आपका सबसे नज़दीक पड़ेगा ध्रुव, और ये भी ध्रुव नज़दीक पड़ेगा। लेकिन यहाँ से एक जो रेखा जा रहा है, जो भूमध्य रेखा जो बीच में से काटा है, वो तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा पड़ जाएगा ना। तो इसीलिए डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। और ध्रुव पे देखिएगा कि डिस्टेंस कम है, तो इसीलिए ध्रुव पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है। इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप ध्रुव के तरफ से चलना स्टार्ट किए भूमध्य रेखा पे, तो आपका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? तो ध्रुव से हम लोग भूमध्य रेखा पे चलेंगे लोग, तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि हम लोग केंद्र से दूर जा रहे हैं लोग। और यही क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य रेखा से आप ध्रुव की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण में क्या बदलाव आता है? तो गुरुत्वाकर्षण घटेगा, जाहिर सा बात है। गुरुत्वाकर्षण ध्रुव की तरफ जाते वक्त बढ़ेगा, तो ये याद रखेगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे मान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव से चलते हुए दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचेगा तो गुरुत्वाकर्षण में क्या आएगा? तो देखिए, पहले बढ़ेगा जब तक हम भूमध्य रेखा पे आएंगे लोग, और भूमध्य रेखा को जैसे पार करेंगे तो फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, तो ये याद रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाएगा, और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान आपका बढ़ जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो देखिएगा कि डल झील श्रीनगर में है, और डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी ये झील है। डल झील को श्रीनगर का गहना या श्रीनगर का मुकुट भी कहा जाता है। यह झील शिकारा सवारी के लिए प्रसिद्ध है। शिकारा सवारी मतलब क्या होता है कि जैसे जो नाव होता है, तो डल झील में बहुत सारा ऐसा नाव बनाया जाता है कि उसी में हाउस और घर और बना दिया जाता है, तो पर्यटन जाता है लोग तो उसी में रहता है लोग, तो उसी को शिकारा बोला जाता है। और देखिए कि बुलर झील जम्मू व कश्मीर में स्थित है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये याद रखेगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपका चिल्का झील है, और ये उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पे देखिए नेवी जो है, तो नेवी में आप भर्ती होकर जाइएगा तो यहाँ पे आपका परीक्षण चलेगा, ट्रेनिंग दिया जाता है। देखिए कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है, जो अमेरिका और कनाडा के सीमा पे है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद पंथ सागर है। यह झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ेगा। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये याद रखेगा। विक्टोरिया झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो ये याद रखना है। और विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, तो ये भी आप याद रखेगा। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है।
और ये विश्व की सबसे गहरी झील भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अन्नामुडी हो जाएगा आपका। ये ऊंचाई देखिए 2695 मीटर है। अन्नामुडी देखिए कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की चोटी है, तो ये याद रखिएगा। डोडा बेटा देखिए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसका ऊंचाई 2637 मीटर है। और डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। देखिए कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसू बाई है, तो ये याद रखिएगा। दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, तो ये भी याद रखिएगा। गुरु शिखर माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी है। और महाबलेश्वर का उच्चतम चोटी विल्सन पॉइंट है। कार्डेमम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। जिसे आप देखिएगा कि ऐसे प्रायद्वीपीय भारत है, तो जो यहाँ पे पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत मिल रहा है, तो कार्डेमम की पहाड़ी ही इसको मिलाने का काम करता है। और कार्डेमम मतलब क्या होता है? तो आप इलायची, इसका हिंदी हो जाएगा। तो इलायची यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होता है, इसीलिए इसका नाम कार्डेमम रख दिया गया है। देखिए कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। नीलगिरी पहाड़ी है, लेकिन कार्डेमम वहाँ का लास्ट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। जब पहाड़ी पूछेगा तो ये बताइएगा। देखिए K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में है, तो देखिए ये याद रखेगा। और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तटीय भाग में महेंद्रगिरी पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए गॉडविन ऑस्टिन को ही K2 के नाम से जाना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे है? तो ये आपका पाक और टुबाई कश्मीर में है। और वर्तमान में देखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस कंडीशन में आप क्या बताइएगा? तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि वर्तमान में सबसे जो ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम में पड़ेगा। और पूरे दुनिया में ऊंची चोटी तो आप जानते ही माउंट एवरेस्ट है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी पहाड़ी श्रृंखला है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बरगद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है 9th का। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, तो देखिएगा कि बरगद के वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। और अपस्थानिक जड़ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। इसमें जड़ें एक बीजीय पत्र पौधे में पाई जाती है। इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर बीज के अंकुरण के पश्चात नष्ट हो जाता है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है, तो ये याद रखेगा। यानी कि देखिए कि जो वृक्ष ऐसे होता है, थोड़ा सा हम आपको समझाएं और भी आसान भाषा में। तो कभी आप बरगद का वृक्ष देखे होंगे, तो यहाँ से डाल ऐसे निकलता है और यहाँ से भी इसका जो मूल होता है वो जड़, मूल मतलब क्या, जड़, ये नीचे आ जाता है और लग जाता है। ऐसे करते करते देखिए कि ये बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। चलिए आगे देखा जाए कि पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है उसे जड़ या मूल कहा जाता है। और प्राथमिक मूल के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य अंग से निकलने वाली जड़ अपस्थानिक जड़ कहलाता है। और मूंगफली, शकरकंद, गन्ना, पान, पोथोस, अंगूर आदि अपस्थानिक जड़ या मूल है, तो ये याद रखिएगा। भूमिगत तना पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है, भूमिगत तना कहलाता है। जैसे हल्दी हो गया, आलू हो गया, प्याज लहसुन हो गया, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि लास्की के विचार से संप्रभुता है, तो संप्रभुता मतलब क्या होगा? लास्की के अगर विचार का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुलवादी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए संप्रभुता बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक लास्की है और वर्कर है, लिडने है, कैब्रे, डिग्बी, मिस फलेट आदि है, तो ये याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि आगे पॉइंट देखिए, क्वेश्चन है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत अद्वैतता सिद्धांत के विरोध में लाया गया था। और अद्वैत सिद्धांत का प्रमुख विज्ञान वेदा देखिएगा तो होदा, हिप्स और हीगल था, तो ये याद रखिएगा। लास्की के अनुसार समाज का स्वरूप संघीय है, अतः सत्ता का स्वरूप भी संघीय होना चाहिए। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक बोधा ने अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया है। 1756 में ये आया था, तो उसमें किया गया है। रॉबर्ट टहल बहुलवादी के प्रणेता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महलवाड़ी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। महलवाड़ी की व्यवस्था का मतलब क्या होता था कि ये क्या करता था लोग, अंग्रेज,
कि जो गांव का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हो, यानी कि जिसका महल बना हो, तो उसी को दे देता था लोग, और वो कर उछल के इनको देता था लोग। तो इसके बारे में देखिए विस्तार में दिया है, तो हम लोग पढ़ लिया जाए। देखिए आर.एस. बर्ड और जेम्स थॉमसन महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, और महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व एकत्रित करने का दायित्व गांव के प्रमुख पर होता था, जहां महल का तात्पर्य है गांव। यह व्यवस्था सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग इसमें समाहित था। देखिए कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मार्टिन बर्ड के सहयोग से 1833 का रेगुलेटिंग 9 पारित किया। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि 30% भाग में सम्मिलित थी। देखिए रैयत वाली व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयत वाली व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% भाग इसमें आ गया था, और देखिए यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई। इसकी दर 1/3 निश्चित किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त देखिएगा, इसी को बोला जाता है जमींदारी प्रथा की योजना जॉन शोर ने बहुत शोर से लेके आया, और इसको लागू करने वाली इसने करवाया। इस योजना को पूरे भारत में 19% भूमि पर लागू किया गया, और इसके तहत देखिए जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% हिस्सा अपने पास रखना होता था। तो देखिए कि 10/11वां भाग अंग्रेजों को देना था, तो ये इससे जमींदार बहुत ज़्यादा धनिक हो गया लोग, क्योंकि शक्ति भी इन लोगों को बढ़ गया। देखिए कॉर्नवालिस को भारत में नागरिकता सेवा का जनक कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। मोहनजोदारो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था, और कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही मिला है। देखिए कि यूनानी लोगों ने कपास को सिंडल कहकर संबोधित किया है, और सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल, कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। लोथल और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, तो ये याद रखेगा, और ये कहाँ था? तो गुजरात में। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चंदूदड़ो से मिला है। धौलावीरा देखिए 40वां भारत में सिंधु घाटी स्थल की पहली साइट थी, जिसे यूनेस्को 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। और हड़प्पा से देखिए कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से अलंकृत ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में हो जाएगा, और सबसे बड़ा भारत में तो राखी गढ़ी हो जाएगा। ये घग्गर नदी के तट में था, और ये हरियाणा के हिसार जिला में है, तो ये याद रखिएगा। इसकी खोज 1963 में सूरजभान के द्वारा किया गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, चलिए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का संधि विच्छेद अगर बात किया जाए तो इन चारों में से तो राइट आंसर आपका सु प्लस आगत हो जाएगा, यानी स्वागत। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद दिया गया है, जिसमें सु प्लस आगत स्वागत, मधु प्लस आलय माधवालय हो जाएगा, अति प्लस अधिक अत्यधिक, यदि प्लस अपि तो यद्यपि हो जाएगा, इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा, अति प्लस आचार अत्याचार हो जाएगा, और प्रति प्लस एक यानी प्रतीक हो जाएगा, और सु प्लस अक्ष यानी स्वच्छ हो जाएगा, अनु प्लस अय अनुमय हो जाएगा, और अनु प्लस इति अनुमिति हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है। ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है, तो देखिए इसमें कितनी संख्या होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 64 हो जाएगा। देखिए ब्रेल पद्धति एक लिपि है जो नेत्रहीनों की लिपि है, और इस लिपि का आविष्कार 1824 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। देखिए ब्रेल लिपि से पूर्व वेलेंटिन होई द्वारा लिपि का प्रयोग होता था, जो अधूरी थी। लुई ब्रेल को नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि से प्रेरणा मिली थी। ब्रेल लिपि 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि है। 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है, और देखिए कि 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्म दिवस है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर।
रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, तो नए पदार्थ के निर्माण होता है। थोड़ा सा हम इसको बता दें। देखिए, प्राकृतिक में दो परिवर्तन समझना है आपको, एक आपका रासायनिक परिवर्तन और एक आपका भौतिक परिवर्तन। पहले भौतिक परिवर्तन को समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी आपका किस में बदल सकता है, आपका गैस में बदल सकता है, भाप बन सकता है, उसके बाद ठोस में भी बदल सकता है। तो ये देखिए, ठोस और गैस में बदला, लेकिन फिर ये ठोस से संघनन के द्वारा किस में बदल सकता है, पानी में। और ये देखिए कि ठोस के द्वारा, ये ठोस से फिर पिघलेगा तो किस में बनेगा, तो ये भी पानी बन जाएगा। तो फिर पानी से बना ये दोनों और फिर ये पानी हो गया, तो इसे भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। ये मूल संरचना का ये विच्छेद नहीं करता है और फिर उसी रूप में आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार चेंज हो जाए तो फिर उस रूप में नहीं आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि सब्जी है, तो आलू का सब्जी आप बना रहे हैं, तो एक बार बना दीजिएगा तो चाहिए फिर से आलू जैसे कच्चा आलू था, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या देखिए कि मोमबत्ती जो जल रहा है और मोमबत्ती जो जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो वो मोमबत्ती बनेगा, नहीं होगा। कागज़ का जला दीजिएगा तो फिर कागज़ नहीं बना पाइएगा, लकड़ी का जला दीजिएगा तब भी नहीं बना पाइएगा। तो ये सब क्या है, ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में देखिए कि इसमें एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, ये एकदम सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो ये भी सही है, तीनों सही हो जाएगा। तो इसके बारे में तो हम लोग बार बार देखे हैं लोग, तो इसका डिस्कशन छोड़ दिया जाए। और इसमें देखिएगा कि चलिए एक बार देखिए ले जाए, छोड़ा क्यों जाए। रासायनिक परिवर्तन अनुक्रमीय परिवर्तन होता है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसका गुण अस्थायी रूप से बदल जाता है, इसे रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। रासायनिक परिवर्तन से पुनः पदार्थ पुनः अवस्था में नहीं आ पाता है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में आ सकता है। भौतिक परिवर्तन व्युत्क्रम अनुपाती होता है या व्युत्क्रमणीय होता है, यानी परिवर्तनशील। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना, पानी का उबलना, ये सब आपका भौतिक परिवर्तन है। चलिए ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो MRT XY बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जो दिए गए संसाधनों तकनीकी द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र ढाल बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर होती है। देखिए कि यह वक्र अर्थशास्त्रीय केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करने का उपयोगी ग्राफिक यंत्र है। और देखिए इसके बारे में डिटेल में हम समझाएंगे जब इसका चैप्टर पढ़ाएंगे। यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाया जा सकता है क्योंकि ये एक चैप्टर ही है, तो कैसे समझाइएगा। अगर पहले पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। मुर्गियों और अंडे का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, तो इसका बोला जाता है आपका रजत क्रांति। तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रजत क्रांति क्या होता है, तो मुर्गी पालन और अंडा का उत्पादन। देखिए कुछ क्रांति दिया गया है जिसमें भूरी क्रांति दिया गया है, धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो ये सब देखिए कि धूसर क्रांति जो है ये, या भूरी क्रांति, ये दोनों एक ही क्रांति है। ये उर्वरक से संबंधित है जो रासायनिक खाद होता है। और गुलाबी क्रांति देखिए कि मांस से संबंधित है और साथ में देखिए झींगा मछली से ये संबंधित है। नीली क्रांति देखिए तो इसका मत्स्य पालन से ये संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध खाद से है और श्वेत क्रांति का या फ्लड क्रांति का आपका दुग्ध से हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, तो ये याद रखिएगा। देखिएगा लाल क्रांति, एक मिनट, क्रांति और उसका उपनाम है। तो लाल क्रांति में देखिए टमाटर और मांस उत्पादन हो जाएगा। बादामी क्रांति में मसाला हो जाएगा। सुनहरी क्रांति में फल शहद उत्पादन हो जाएगा। रजत रेशा क्रांति में कपास हो जाएगा। सुनहरा रेशा क्रांति में जूट टमाटर हो जाएगा। और सेफ्रॉन क्रांति में केसर उत्पादन और पारामणिक क्रांति में भिंडी उत्पादन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, तो देखिए कि गन मेटल में आपका तांबा आ जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम और जास्ता आ जाएगा। तो देखिए ये तांबा कितना परसेंट, तो 90%। कॉपर, तांबा को इंग्लिश में कॉपर बोला जाता है। और एल्युमिनियम कितना, तो 10%। और देखिए कि आपका जिंक कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये रोल गोल्ड का दिया है इसीलिए हम बोल रहे हैं इसमें क्यों नहीं आता है। तो देखिएगा कि रोल गोल्ड जो बनता है, रोल गोल्ड आप मतलब क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कि गहना बनाया जाता है रोल गोल्ड का, तो उसमें आपका 90% तांबा होता है और 10% एल्युमिनियम होता है।
और गन मेटल में देखिए कि 90% तांबा और 2% टिन और जास्ता 8% होगा। जर्मन सिल्वर में तांबा 60%, जिंक आपका 20% और बाकी जो बचता है निकेल 20% होता है। कांसा में देखिएगा तो तांबा इसमें 90% और टीन इसमें 10% मिलाया जाता है। पीतल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पीतल में 70% कॉपर यानी कि तांबा और 30% जिंक मिलाया जाता है। सोल्डर में देखिए टीन 67% और लेड 33% रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर पूछा जा रहा है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूंछ के आधार भाग में होता है। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए कि तेल ग्रंथि से तेल निकलता है, यह तेल अपने आप पंखों पर फैलता रहता है। पानी में रहने वाली पक्षियों के लिए यह एक तेल प्राण रक्षक की तहत होती है। पक्षी नियत तापी होता है लोग, और देखिएगा कि पक्षी के हृदय में 4 कोष्ठ होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है चूज द अप्रोप्रिएटेड मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक डैश द ट्रेन अराइव सो सुन। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विल लग जाएगा। देखिए इसके अलावा सो सुन का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि वाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होना चाहिए, तो इस आधार पे विल होगा। ये विल मतलब यहाँ पे क्या हो, अवश्य ट्रेन अराइव करेगा बहुत जल्दी। तो चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा विनिर्माण। तो जानते हैं जहाँ पे कृषि ये सब जो बहुत ज़्यादा हो, तो ऑप्शन वहाँ पे विनिर्माण का होता है, तो ये याद रखिएगा। और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका उत्पादन हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, भूमि ये सब हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण हो जाएगा और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे डाटा दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र में 9.6 और द्वितीय क्षेत्र में इतना, तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। बिहार के अर्थव्यवस्था में योगदान देखिए, प्राथमिक क्षेत्र 21.2 और द्वितीय क्षेत्र 18 और तृतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है 60 के ऊपर है, 60.7 हो जाएगा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र वानिकी, मत्स्य पालन, खनन उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देखिए कि विनिर्माण जिसमें गैस निर्माण हो गया, जैसे कि बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, जल विद्युत आपूर्ति, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। व्यापार, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का, द पर्सन हु विद डाइलिजेंट गेट सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। इसके बारे में थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सब जो स्पेलिंग दिया गया है इसे नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफर द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंटीग्रेटेड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हु नेवर बिलीव ए लायर। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। राम तंजु पै गुरु न बिसाऊं, गुरु के सम हरिकु न निहारूं। उपयुक्त पंक्ति में किसको महत्व दिया गया है? तो ये दिया गया है गुरु को महत्व दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थिर है, तो ये कहाँ पे है? तो डियागो गार्सिया में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कि सी सही हो जाएगा। देखिए कि डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार का एक प्रवाल द्वीपीय है और यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। डियोर गार्सिया द्वीप, चागोस द्वीप मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच विवाद का विषय भी है। देखिए मॉरिशस के अलावा अगालेगा द्वीप भारत अपना सैन्य अड्डा बना रहा है, तो ये याद रखिएगा। विश्व की प्रमुख द्वीप की सूची है। ग्रीनलैंड देखिए सबसे बड़ा द्वीप है और ये कहाँ पे है? तो आर्कटिक महासागर में है। न्यू गिनी देखिए ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में, मेडागास्कर हिंद महासागर, सुमात्रा भी हिंद महासागर में है और उसके बाद देखिए हैकोडू और हुंसी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में है। इसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे लो 26 नंबर क्वेश्चन। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया गया है इट इज लेबल टू कैच फायर इजिली, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इन्फ्लेमेबल हो जाएगा, तो देखिएगा कि इन्फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील होता है और बाकी ये सब आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए कि 10 पर पावर n दिया गया है, -1 दिया गया है, सदैव 11 से विभाजन होता है तब क्या होगा। तो देखिए कि n एक सम संख्या होगा तभी इससे विभाजन होगा, क्योंकि एक घटाइएगा तो ये आपका कोई ना कोई ये सम संख्या ही निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मयूरभंजन खनिज क्षेत्र स्थित है, तो ये कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा में है। तो ये याद रखिएगा कि उड़ीसा में है। मयूरभंजन क्षेत्र उड़ीसा में एक जिला है जो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और परीक्षा उपयोगी थोड़ा सा महत्वपूर्ण देख लिया जाए तो लौह अयस्क के बारे में देखिए, उड़ीसा में कुएकझुक और सुनाई है, झारखंड में हजारीबाग, शिवभूमि, पलामू, धनबाद है, छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायगढ़ और बिलासपुर है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंदा और तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली है। और देखिए कि अगला क्वेश्चन है यूरेनियम, झारखंड देखिए रांची आपका हजारीबाग ये सब आ जाएगा। थोरियम उत्पादन में देखिए थोरियम पैराजाइज अब्रक, राजस्थान में पाली और भीलवाड़ा में मिलता है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, झारखंड में पलामू और गुजरात में आपका खेराबाल घाट और जबलपुर हो जाएगा। टंगस्टन में देखिए राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, तो इससे बोला जाता है एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए एंजियोस्पर्म पादप जो है, एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीज इसे इंग्लिश में बोला जाता है, का अर्थ होता है ढाका हुआ बीज। एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीज मूल रूप से अत्यधिक परिवर्तनशील होता है, इसमें जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, लताएं और रेशीले पौधे शामिल होते हैं। एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीज देखिए कि स्तरीय पौधे का सबसे बड़ा समूह बनाते हैं। ये साग, झाड़ियाँ तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। इन पौधों के प्रमुख लक्षण देखिए कि इनमें प्रजनन अंग पुष्प होता है, इनमें दोहरा निषेचन दृष्टिगत होता है और ये मृतो परजीवी और सहजीवी कीट भक्षी तथा स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बीजीय और द्विबीजीय। एक बीजीय में जिसका एक बीज होता है जैसे माका हो गया, और द्विबीजीय में जिसका दो बीज होता है, सरसों ले लीजिए, मटर ले लीजिए, जिसको तोड़िएगा तो दो बीज निकलेगा। तो ये याद रखिएगा। और देखिए यह कि एंजियोस्पर्म पादप में फूलों का उत्पादन होता है, बीज एक सुरक्षा संरचना के भीतर विकसित होता है। वैसे पौधे जिसके बीज स्पोरोफिल यानी नग्न बीज का उत्पन्न करते हैं लोग, जिनोस्पर्म कहलाता है लोग, जैसे पाइकस, साइकस, ये सब आपका आ जाएगा। थोड़ा सा देखा जाए ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा देखिए, तो ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधे होते हैं, सबसे साधारण आद्य समूह में। इसमें वहन ऊतक नहीं पाया जाता है। ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार और नए स्थानों पर भी उगते हैं, इसलिए इसे वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, जैसे मॉस एस्पेगन और प्यूनेरिया हो जाएगा। देखिए कि टेरिडोफाइटा, इन पौधे का शरीर, जड़, तना, पत्तियों में विभाजन होता है, इसमें संवहनी ऊतक भी उपस्थित होता है। फर्न मार्सिलेना ये आपको इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा कितना होगा। तो ऊर्जा ये नियत रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो इसमें उतना कुछ ये है नहीं कि इसमें देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो ये आपका बी हो जाएगा, आलू हो जाएगा। ताना पौधे का वह भाग हो जाता है जो भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह पादप का अवरोही वायवीय भाग है। ताना बीज के प्राकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल और फल धारण करता है। भूमि की स्थिति के अनुसार ताना 3 प्रकार का होता है, एक भूमिगत ताना, अर्धवायवीय ताना और वायवीय ये ताना होता है। हल्दी, आलू, अदरक, प्याज आदि भूमिगत ताना के उदाहरण हैं। ताना पौधे में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थ का संवहन भी करता है। अर्धवायवीय ताना के उदाहरण देखिए कि गुलदाउदिन और पीपर पिंट होता है। पुदीना, स्ट्रॉबेरी, सेम, मटर, लोबिया आदि ये सब वायवीय तना का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। इस विषय पे एक भी अच्छे पुस्तक नहीं है, इसमें अशुद्धियाँ ये चुनना है। तो देखिए कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वचन संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। यदि 7 नारंगियों का क्रयमूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कि इसमें अगर निकाला जाएगा तो आपका राइट आंसर तो डी इसमें दिखाई दे रहा है, 16.2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे बना भी दिया है, तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, समय और काहे लगाया जाए, जब बना दिया गया है तो देख लीजिए। देखिए 7 नारंगी और क्रयमूल्य 6 नारंगी का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका अगर अनुपात देखेंगे लोग तो अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो 7 - 1 आपका 6 हो जाएगा।
तो हम लोग को 6 पे ही लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 1/6 यहाँ पे आ जाएगा और गुना करेंगे लोग तो कितना हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे लोग तो आपका इतना आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कि टेन थीटा माइनस एक्स, और ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बनाना होगा खुद से ही। ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो 1 दिया गया है पावर में, और नीचे 20 में 0 दिए गए हैं, और 10 पे पावर दिया गया है -1 और x दिया गया है, और नीचे देखिए कि 1 + x² दिया गया है, और dx इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, π² और 32 हो जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे निकाल दिया गया है। तो आप बना सकते हैं, बहुत ईजी तरीका से इसे बनाया है। तो हम भी बनाएंगे तो इसी आधार पर बनाएंगे, इससे ज़्यादा ही हो जाएगा मैं बनाऊंगा तो इसको ही आसानी से देख लीजिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? तो इसका राइट आंसर 1978 हो जाएगा। देखिए, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक 1978 में शुरू किया था। भारत सरकार 24 मार्च 1991 को नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी या एलपीजी सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय नरसिम्हा राव का सरकार था, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए कि 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण का पहल प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण था, तो ये याद रखिएगा। देखिए, उदारीकरण और निजीकरण का मतलब क्या हो जाएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है तो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में जाएगा जितना उसका प्रॉफिट होगा, और उदारीकरण का मतलब होता है कि पूरे विश्व स्तर पे अपना इकोनॉमिक का जो क्षेत्र है वो खोल देना। 1991 में नई आर्थिक नीति, देखिएगा कि 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री PS नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाना था। देखिए कि उदारीकरण, इसका अर्थ है बाजार को मुक्त करना अथवा उस पर से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम कर देना, और उसमें कोई भी व्यापार कर सकता है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा दिए। चलिए आगे देखा जाए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें दिया गया है, निजीकरण दिया गया है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के स्वामित्व या प्रबंधन निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रदान करता है। और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का मतलब होता है किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में देखा जाता है। भारत में उदारीकरण के जनक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इसका दिया गया है, he said that he had to work hard। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो he said I have to work hard। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अति संयुक्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए कि कुछ ऐसा वर्ड दिया गया है जो एक वर्ड होता है। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके। अनुमोदन का मतलब होता है किसी मद या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया। अवर्णनीय मतलब होता है जिसका वर्णन न किया जाए। अद्वितीय मतलब जिसका समान दूसरा ना हो। अतिक्रमण मतलब होता है सीमा का उल्लंघन करना। और वृक्ष प्रहस्त जिसका हाथ बहुत तेजी से चलता हो। चिरंजीवी का मतलब होता है अधिक दिनों तक जीने वाला। और दवालन का होता है जंगल में लगने वाला आग। जठराग्नि का होता है पेट की आग। तो ये सब याद रखेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हब्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका कथन है। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं इसके बारे में। देखिए कि हब्स एक अंग्रेजीवादी, उदारवादी, समाजवादी, राजनीतिक विचारक था। हब्स ने सर्वप्रथम राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हुए वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से राज्य उत्पत्ति के संवैधानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गति के नियमों को राजनीतिक विज्ञान में विशेषकर ढंग से लागू करके हब्स ने राजनीतिक विज्ञान को भौतिक विज्ञान का समीप लेके आने का प्रयास किया। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है, यह कथन रूसो का है। रूसो की प्रमुख रचना में देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी, ये आपका उनका किताब है, तो ये याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी दिया गया है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्यू दिया गया है, तब p² - 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो इसका मूल भाव है कविता का गायन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, बाजार की मांग वक्र होता है। तो देखिए कि ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए अच्छा तरीका से। बाजार की मांग वक्र दिए गए बाजार में सभी व्यक्तिगत मांग घटने का योग होता है। यह विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर सभी व्यक्तियों द्वारा मांग की मात्रा को दर्शाता है। मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। तो ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में और समझाते हैं। तो देखिए मूल्य बढ़ने से मांग कैसे घट जाता है। तो मान लीजिए कि बाजार में जो आम है, अगर आम आपको 20 रुपये अगर किलो बिक रहा है, तो 20 रुपये तो बहुत सस्ता हो गया, तो कोई भी व्यक्ति खरीदेगा और बहुत सारा व्यक्ति खरीद के ले जाएगा। जिसको 1 kg खरीदना है वो 2 kg खरीद लेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि इसका मूल्य घटा हुआ है तो मांग इसमें बढ़ेगा, यानी कि और आम की सप्लाई चाहिए, क्योंकि सभी मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। वहीं पे ये अगर यही आम 200 रुपये kg कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि आदमी सोचेगा 200 रुपये हम आम पे खर्चा करेंगे, इससे अच्छा सेविंग कर लिया जाए या कोई और फल खरीद लिया जाए, तो ये आम के मांग में कमी आएगा। तो ये इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो देखिए दुर्लभ साधन ये उत्तरदायी नहीं है। बाकी असीमित आवश्यकता है, साधनों का वैकल्पिक उपयोग, संसाधनों के मध्य पूर्ण पूरकता, ये सब आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये तो देखिए लोग थोड़ा सा कार्ल मार्क्स का अर्थशास्त्र देख लिया जाए। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। प्रोफेसर फ्रीडमैन, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। बेन हिंग ने बोला कि अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन शैली को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है बल का विमीय समीकरण क्या हो जाएगा। तो बल का विमीय समीकरण F मतलब फोर्स और बराबर m पावर में 1 और L पावर में 1 और T -2 हो जाएगा। ये आप देख लीजिए। ये अगर आपको नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में विमीय निकालना हम समझा देंगे। देखिए कि बल, द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल होता है। तो ये याद रखिएगा। बल वह कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आता है। तो देखिए कि न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम से बल का परिभाषा मिलता है। और बल एक सदिश राशि है, तो ये याद रखिएगा। इसका एस आई मात्रक देखिएगा तो किलोग्राम एम एस स्क्वायर हो जाएगा और न्यूटन भी कहा जाता है। तो इसका CAG प्रत्येक ये डाइन होता है। तो ये याद रखिएगा। और आगे देखिएगा थोड़ा सा कि वेग का विमीय समीकरण इतना दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की विमीय समीकरण ये देख लीजिए, कार्य का विमीय समीकरण, और कार्य का मात्रक न्यूटन या जूल होता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो तापमान के वितरण को कौन सा प्रभावित नहीं करता है। तो दिन की अवधि तो करेगा ही, अक्षांशीय स्थिति भी, समुद्र तल से ऊंचाई भी करेगा, भूकंप नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 44 का। तो इसमें थोड़ा सा हम तो आपको बता दिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का गणितीय पैमाना क्या है। तो रिएक्टर स्केल है। तो ये याद रखिएगा। और सिस्मोग्राफ में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। 3 तरंग होता है भूकंप का, और 3 तरंग में कौन कौन होता है। तो एक पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग, और एक एस सेकेंडरी तरंग, और एक एल तरंग होता है। तो ये याद रखिए। एल तरंग को लव तरंग के नाम से जाना जाता है। सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है लव तरंग होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो, कम रहेगा तभी हो पाएगा। तो ये याद रखिएगा। इस प्रक्रिया में डायफ्राम की पेशियाँ संकुचित होती है और डायफ्राम समतल हो जाता है। फेफड़ों में वायु दाब कम होने के कारण वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकारक के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन क्रिया कोशिका के भीतर होती है
और इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इसमें शर्करा का विघटन होता है, अतः एक विघटनात्मक प्रक्रिया है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करेगा और जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय ये आर्टिकल 226 के तहत जारी करेगा। देखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है सबसे पहली बार ब्रिटेन में इसका कंसेप्ट आया था और भारत का मौलिक अधिकार देखिएगा कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिया गया है। देखिए, पहले 7 प्रकार का मौलिक अधिकार यानी 7 भागों में बांटा गया था, लेकिन फिलहाल 6 भाग हैं। और देखिए कि इसमें से एक भाग जो है 31वां आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार, इसे इसमें से निकाल के अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300 के क में इसे शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा। तो इसके बारे में तो बहुत विस्तार से हम लोग कितना बार पढ़े हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, इडेता एक देश लीलैंड है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हेक्साडेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, तो ये याद रखिएगा। इसका अगर फुल फॉर्म का बात किया जाए तो इथेनॉल डायमिनिन और टेट्रिक एसिड हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। हेक्साडेंट लीलैंड का अर्थ होता है यह 6 बार बंधता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गलत जोड़ी चुनिए, तो इसमें गलत जोड़ी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो पक्षी उदाकरण, ये नहीं होगा। मधुमक्खी देखिए मोना पालन हो जाएगा, मछली को मात्स्यिकी और रेशम कीट के रेशम कीट पालन बोला जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है, मक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर और मत्स्य के अध्ययन को पीसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम कीट पालन का सेरिकल्चर होगा और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को डेंट्रोलॉजी बोला जाता है और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। 49 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय और माइनस में राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो देखिए कि राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार की राजकोषीय कार्य निष्पादन को मापने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत मापदंड है। यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा देखिए कि सार्वजनिक व्यय कम करके और राजस्व में वृद्धि करने का निमंत्रण देता है। सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे की भरपाई केंद्रीय बैंक से उधार लेकर की जाती है। बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमाता 5.1% है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी जब विस्थापित होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए और ये यहाँ पे सूत्र दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग। पाइप ए एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे पूरे भरे हुए टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंक भरने में कितना समय लगेगा, तो 24 घंटे लगेगा। इसका एलसीएम लेके आसानी से निकाल सकते हैं लोग। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो देखिएगा कि एलसीएम लेके माइनस कर दिया है, 1/8 और माइनस 1/12, इस विधि से भी बनाया जा सकता है और एलसीएम विधि से भी बनाया जा सकता है, तो किसी से भी बना लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो साम्य कीमत से अधिक होगा, तो ये क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी सही है। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मांग मात्रा पूर्ति कम होने पर कीमत बढ़ जाती है और पूर्ति कीमत अधिक होने पर मांग कम होने पर कीमत घट जाती है। मांग और आपूर्ति नियम का अपवाद है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली
ऑल द वर्क है टू बी डन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे री हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये देखिए नम और छायादार आवासों में पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा। यह वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है जिसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होता है, जिसमें मोसेस, हावेट और लीवर्ड आते हैं। पौधे के वर्गीकरण ब्रायोफाइटा का स्थान शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच का आता है। देखिए कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी और भूमि दोनों पर ये रह सकता है लोग, इसी के कारण। देखिए ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए ये जल पर निर्भर होते हैं। इसमें कायिक जनन विखंडन होता है। आमतौर पर ये पौधे जड़ तथा तना और पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा खोजा गया था। स्पिनिंग जेनी एक बहुत संविटन कटाई फ्रेम है। तो कुछ आविष्कार हैं और उसके आविष्कारक हैं। तो देखिएगा कि स्पिनिंग जेनी इसके आविष्कारक जेम्स हारग्रीव्स हैं और वाटर फ्रेम ये रिचर्ड आर्क राइट हो जाएगा। पावर लूम देखिएगा कि एडमंड कार्टराइट हो जाएगा। वाप्स इंजन जेम्स वाट हो जाएगा। सेफ्टी लैंप हैवी डेवी हो जाएंगे, हेम्प्री डेवी। और स्पिनिंग म्यूल ये सैमुअल कंपर्टस हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। भारत की विदेश नीति आधारित है, तो ये आपका गुट निरपेक्ष पे आधारित है। तो ये याद रखिए, नॉन एलिगेशन यानी कि किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं है। तो नेम के बारे में तो हम लोग विस्तार से पढ़े हैं लोग पिछले क्लास में, तो इसमें छोड़ दिया जाए। चलिए देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हडसन नदी। बाकी जाम्पोजी, लिपि और नील नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। और लिम्पोपी नदी देखिएगा कि मकर रेखा को 3 बार काटता है, तो ये याद रखिएगा। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में बहने वाली एक नदी है। जाम्बेजी, लिपि और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, सॉरी हम 3 बार बोल दिए थे। नील नदी, यह नदी श्वेत नील और ब्लू नील से मिलने से बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल आपका 324 से 29 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 315 से 329 तक चुनाव आयोग का गठन, शक्ति, कार्य के बारे में बताया गया है। देखिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। चुनाव आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है, तो ये याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग 3 सदस्य होता है। भारत के संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका के बारे में बात किया गया है। तो और भाग 11 में देखिएगा कि अनुच्छेद 256 से 63 संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक से संबंधित है। भाग 12 में वित्त से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी सही है, टोलेन अभिकर्मण हो जाएगा। और इसका अभिक्रिया करा के दिखाया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, रॉकेट किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो ये देखिए संवेग संरक्षण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 60 का। एक चीज़ और देखिए कि रॉकेट जो चलता है ये न्यूटन के तीसरा का नियम पे चलता है, क्रिया और प्रतिक्रिया के समान ही कार्य करता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो देखिए कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार एक या अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। दूसरे अगर शब्दों में कहा जाए कि एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे में उतना ही संवेग परिवर्तन और विपरीत दिशा में होता है। रेखीय संवेग किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान p और उसके वेग के गुणनफल के बराबर हो, तो p बराबर m इंटू v हो जाएगा।
वेग संरक्षण के नियम के व्याख्या अनुसार न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है। रेखीय संवेग एक सदिश राशि है। रेखीय संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। संवेग एक सदिश राशि है और ऐसा मात्रक किलोमीटर सेकेंड हो जाएगा। रेखीय संवेग का विमीय सूत्र आप देख लीजिए, mlt और पावर में -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 + x और पावर में 50 के प्रसार x के विषम घातों के गुणांक का योग होगा। तो इसका राइट आंसर बी दिया गया है, 249 हो जाएगा। और देखिए कि इसे बना दिया गया है, तो एक बार इसे देख लीजिए अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप का प्रजननकरण है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी रोग प्रतिरोधकता, पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता और उन्नत खाद्य गुणवत्ता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन था। तो गिरिविज था, इसी को राजगिरी के नाम से जाना जाता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद थे और मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो ये याद रखिएगा। महद साम्राज्य पर निम्नलिखित राजवंशों ने शासन किया। तो देखिए बृहद वंश, उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ा जाएगा विस्तार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि इसमें थोड़ा सा दिया गया है कि उदयन ने पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र का नाम दिया और पाटलिपुत्र मगध को साम्राज्य की राजधानी बनाया। पाटना का नाम शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया और पाटना का पुराना नाम कुसुमपुर पाटलिपुत्र अभी जब बात हो जाएगा। अंग की राजधानी कौन थी। तो चंपा थी। वजी की राजधानी वैशाली था और दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य यही है, तो ये याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपरिमिश्रित होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखिए ये ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्त होती है जो एक चालक और कुचालक की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में और प्रवर्धन के रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक सतह होती है जिससे क्रमशः उत्सर्जक, आधार, संग्राहक कहा जाता है। और देखिए ट्रांजिस्टर ऑडियो तरंग को इलेक्ट्रॉनिक तरंग में परिवर्तन कर देता है। चालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता घटती है। अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। विद्युत अपघटन में ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो ये देखिए राज सूची पे देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये आपको तो पता होगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन सरोजिनी नायडू के द्वारा बोला गया था। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल राज्य का संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाने के रूप में भी काम करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। अध्यादेश मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन देखिए अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहेगा, यानी कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता है। अनुच्छेद 155 में अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बांका जिला में है और इसका ऊंचाई 874 मीटर है। तो ये याद रखिएगा। खड़गपुर के पहाड़ी आपका मुंगेर में है और कैमूर की पहाड़ी रोहतास और बराबर की पहाड़ी जहानाबाद। अगला क्वेश्चन है 2019 और 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। तो ये याद रखिएगा। तो इनके बारे में तो हम लोग अच्छा तरीका से पढ़े हैं लोग, थोड़ा सा देखिए लिया। तो देखिए जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज्य के खिलाफ आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया।
लगान वसूलने के दौरान दरभंगा राज्य के गुमस्तकारों का अत्याचार, जंगल से फल लकड़ी प्राप्त करने का अधिकार का विरोध इस आंदोलन का मुख्य विशेषता थी। दरभंगा महाराज ने किसान सभा का गठन कर कुछ रियासत देकर इस आंदोलन को कमजोर कर दिया था। बाबा रामचंद्र का संबंध अवध किसान आंदोलन से है और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। बिहार प्रांतीय सभा देखिएगा, ये आपका 1929 में और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जो स्वामी सहजानंद के सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सोनार डैश में सोनार डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। तो इसमें देखिएगा कि परावर्धित तरंग इसमें प्रयोग किया जाता है। सोनार देखिए कि इसका पूर्ण रूप क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। सोनार के द्वारा पानी में डूबे हुए वस्तु का पता लगाया जाता है। सोनार का उपयोग अल्ट्रासोनिक माध्यम में भी किया जाता है। गोताखोर सोनार का प्रयोग संकेत प्राप्त करने के लिए करते हैं लोग। सोनार में प्रेषित से परावर्तित तरंग भेजी जाती है और ये अवरोध टकराकर परावर्तित होकर इसे सूचक के रूप में ये प्रदान करता है। अवसरल तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे को बोला जाता है और श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा और पाराश्रवण देखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा। इसे मनुष्य नहीं सुन पाता है, लेकिन कुछ कुत्ता बिल्ली चमगादड़ सुन पाता है लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, C16 के एक अणु में कितने अष्टकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 20 षष्ठकोण और 12 पंचकोण हो जाएगा। देखिए कि C6 का आकार एक सौकर बल्ब के समान होता है। हेक्सागोन यानी षष्ठकोण सफ़ेद होता है। C16 फ्लोरीन को कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, यह कार्बन का अपरूप है और C16 कार्बन का अत्यधिक क्रियाशील रूप है। C16 का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है, इसी कारण कार्बन को एक समय सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। देखिए कि हीरा जो है ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, तो ये याद रखिएगा। और प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है और संसार का सबसे कठोर धातु हीरा है। काला हीरा को कार्बोनेट कहा जाता है और इसे शीशा काटने में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद देखिए कि हीरा की संरचना नियमित चतुष्फलीय होती है। कृत्रिम हीरा की सर्वाधिक नियासा 1893 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म आपका मीराबाई का जन्म देखिए कि आपका राजस्थान में हुआ था। मीराबाई एक भक्ति काल की कवयित्री हैं, तो ये याद रखिएगा। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेरता यानी कुंडली में 1498 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के महाराजा रंगा सका के पुत्र भोजराज से इनका विवाह किया गया था। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख हिंदी कवयित्री है। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा गया है। मीराबाई ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी और सहचर और पति मानकर चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर मुक्तिबोध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि मुक्तिबोध मूलतः कवि हैं। इनकी अन्य काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल और अंधेर में सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनः विचार, कविता नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य और नाश देवता और ब्रह्म राक्षस। शमशेर बहादुर की रचना देखिएगा कि चुका भी मैं ना पाऊँ, इतने पास अपने, अभिव्यक्ति का स्वतंत्र संघर्ष, बात बोलेगी और काल तुझसे हो है मेरी कुछ और कविताएं। रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो और हंसाओ जल्दी हंसो, रास्ता इधर से उधर। तो ये देखिएगा। केदारनाथ का अग्रवाल का ये है कि युग के गंगा फूल नहीं रंग बोलती है, पंख और पतवार, गुल मेहंदी और हे मेरी तुम। तो ये आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्रवात प्रवाह का आकार बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय हो जाएगा। चलिए 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। तो देखिए कि यह न्याय विदित नहीं है, तो ये तो सही है।
और प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और न ही इसकी शक्तियों का निषेध है, तो ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये भी सही है। ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रस्तावना के बारे में तो बहुत बार चर्चा किए हैं, आगे भी किया जाएगा, यहाँ पे छोड़ दिया जाए। और अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये कितना नंबर क्वेश्चन था इसमें? 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखना है। देखिए, कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है। रूबी पाइपलाइन गैस यूएसए का है, तो ये याद रखिएगा। अरब गैस पाइपलाइन, तो इसके बारे में उतना क्वेश्चन तो आएगा नहीं, और ये डाटा अभी का तो नहीं लग रहा है, 2006 ये सब, तो इसको छोड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन 75 नंबर देखिए। अच्छा, 75 नंबर क्वेश्चन कहाँ? यहाँ पे है। पूछा जा रहा है, थोड़े असमित बटन में माध्य दिया गया है और माध्यिका एम और बहुलक जेड के संबंध को किस सूत्र में दर्शाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि इसका राइट आपका बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, और इसको बना दिया गया है, तो ये भी देख लीजिए यहाँ पे कैसे बनाया है। ये सब बहुलक माध्यमिका, ये तो माध्य बहुत आसान चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये बिहार में होता है, तो ये याद रखेगा। और मुजफ्फरपुर लीची तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, और गेहूँ चावल का उत्पादन आपका गेहूँ हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, चावल आपका बंगाल हो जाएगा, सोयाबीन मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए, तो ये आपका तुल्यांकी भार दे दिया गया है इतना, और पूछ रहा है कि ये क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटा 2 होता है। तो ये तो बहुत आसान है। 77 का राइट आंसर आपका ये सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न कार्बोक्लिनिक अम्लों को उसकी अम्लीयता क्षमता के घटते क्रम में आप यहाँ पे सजाना है। तो देखिएगा, सबसे फ्लोरोएसिटिक अम्ल आ जाएगा, उसके बाद देखिए कि आपका क्लोरोएसिटिक अम्ल होगा, उसके बाद एसिटिक अम्ल, और फिर ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि एसिटिक अम्ल को एथाइलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और पीएच मान इसका 7 से कम होता है। एसिटिक अम्ल से ही सिरका में तीखी खुशबू आती है, तो ये याद रखेगा। पीएच मान का अगर बात किया जाए, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। पीएच मान अगर 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो अम्ल होगा, 7 होगा तो उदासीन, और 7 से 14 होगा तो ये आपका क्षार होगा, और 0 से 14 के बीच में ही इसको दर्शाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा पीएच मान दिया गया है, तो पढ़ लिया जाए। नींबू का पीएच मान आपका 2.2 से लेकर 2.4 हो जाएगा। सिरका का 2.4 से 3.4 हो जाएगा। शराब का 2.8 से लेकर 9.8 हो जाएगा। टमाटर का 4 से लेकर 4.4 हो जाएगा। बियर का 4.4 से 5 हो जाएगा। दूध का आपका 6.4 से लेकर, और मानव मूत्र का आपका 5.5 से लेकर 7.5 हो जाएगा। मानव लार में देखिए कि 6.5 से लेकर 7.5 हो जाएगा। मानव रक्त 7.3 से लेकर 7.5 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, दे लिसन द रेडियो ऑल इवनिंग, तो ये तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2000 बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका सीवर हो जाएगा। 1882 इसमें प्रति स्क्वायर व्यक्ति रहता है लोग, तो ये याद रखिएगा। न्यूनतम घनत्व वाला जिला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, और अधिकतम आपका बिहार हो जाएगा 1106। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बिहार के कैमूर है, 488 हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा, और सर्वाधिक गोपालगंज हो जाएगा। बिहार का शिशु लिंगानुपात 2011 में 935 था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्मात्मक बहुलक है?
इन चारों ऑप्शनों में देखिएगा कि आपका पीवीसी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है 81 का। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य। तो ये याद रखिएगा। इससे ज़्यादा ये सब क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कब इनका जन्म हुआ था, क्या हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, x बराबर 2 कॉस आई बराबर साइन आई, y बराबर 5 कॉस आई माइनस साइन से निरूपित साकत है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एक दीर्घवृत्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 के बाद 84 नंबर, इसे बना दिया गया है तो आप देख लीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एलईडी, जो वाइट कलर का होता है और सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रचार करता है। देखिए बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्बर्ट एडिसन के द्वारा किया गया था और एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट इम्यूनिटी डायोड होता है। एलईडी बल्ब अधिक प्रकाश और बहुत कम ऊष्मा उत्पादन करता है। एलईडी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। CFL ट्यूबलाइट में पारा और आर्गन धातु प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज़्यादा होता है, परंतु टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से ज़्यादा होता है। देखिए कि जो ये आपका नाइक्रोम है ये हीटर में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर में। द लास्ट जजमेंट और द लास्ट फॉल ऑफ माइकल एंजेलो की कृति है। सिस्टोन की गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो की कृति है। जीसस क्राइस्ट की माता का नाम मेंडोना है और चीट टाफेल में बनाया गया। पुनः जागरण काल में चित्रकला का जनक जियोटो था। तो ये आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो द विंची के द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लास्ट सफ़र या लास्ट जजमेंट, सॉरी लास्ट सफ़र नहीं। तो ये आपको याद रखना है। देखिए कि लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की चित्रकला है और लास्ट सफ़र मोनालिसा और वर्जिन ऑफ द रॉक्स लियोनार्दो द विंची की कला है। तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, इसमें पूछा था एक वास्तविक फलक दिया गया है और फलक का मान इतना दे दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु पर संगत हो जाएगा। यहाँ पे बनाया गया है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विष्णु के अनेकों नाम है, विष्णु के अनेक नाम होगा, ये आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर बी सही है, अफीम युद्ध के दौरान। देखिए अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध आपका 1839 से 42 की अवधि में हुआ। प्रथम अफीम युद्ध में पराजय होने के पश्चात चीन को अंग्रेजों के साथ नानकिंग की संधि 1842 में करनी पड़ी। द्वितीय अफीम युद्ध देखिए कि 1856 से 60 की अवधि में हुआ। चीन में ब्रिटेन अफीम निर्यात कर व्यापार संतुलन बनाना चाहता था। अफीम युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ किया। प्रथम अफीम युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था और द्वितीय अफीम युद्ध लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु की 2 वर्षों के बाद लागत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका 44 रुपये और 45 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बना दिया गया है, तो देख लीजिए एक बार। और आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वायुमंडल में 6.5 देखिए कि हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से देखा जाए कि ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आता है और पृथ्वी की सतह से प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है और पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ता है। और ताप मापने का सामान्य उपकरण थर्मामीटर है। तो ये याद रखिए। सूर्य के तापमान को पायरोमीटर में मापा जाता है। मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने पर मापा जाता है। और देखिए मनुष्य का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, चार्ज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। वी हैव टू पिक द
fruit very easily morning, otherwise we can't get into the market in time। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, fruit has to pick it very every otherwise is the can't to be market। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो इसके बारे में हम एक बार समझा देते हैं, उसके बाद देख लिया जाएगा। तो देखिए कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं लोग, और आर्टिकल देखिएगा कि आपका 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन ये न्यायालय में न्यायोचित नहीं है, इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण देखिएगा आर्टिकल, तो 39 आर्टिकल हो जाएगा। ये काम के बदले सामान्य वेतन का बात करता है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्त्री या पुरुष अगर सामान्य कार्य कर रहे हैं लोग तो सामान्य वेतन ही मिलना चाहिए। 40 नंबर आपका देखिए कि ये ग्रामीण से संबंधित है, तो ये याद रखेगा। उसके बाद 48 नंबर देखिए कि ये पर्यावरण से और पशुपालन से संबंधित है। 51 नंबर है कि ये शांति बनाए रखना है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनिफॉर्म शब्दवाली का संबंध है, तो ये किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया लेखक से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए मेसोपोटामिया की लिपि कोलाछर लिपि थी, तो ये याद रखेगा। और क्यूनिफॉर्म लेखक की उत्पत्ति लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। चलिए अगला 94 नंबर क्वेश्चन है, दो कारें एक स्थान से एक समय पर एक दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से रवाना होगी, तो 6 घंटे बाद दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिएगा कि ये तो बहुत आसान है, 1 घंटा में 6 किलोमीटर घट रहा है, तो 10 घंटा में 60 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो किस में शामिल नहीं है। तो हड़ताल करने का इसमें शामिल नहीं है। बाकी देखिएगा कि आर्टिकल 19 में इसके बारे में बताया गया है। और देखिए कि मौन रहने की स्वतंत्रता, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब इसमें शामिल हैं। देखिए कि अनुच्छेद 19 के 2 के तहत शांतिपूर्ण सभा प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। हड़ताल करना एक गैर जिम्मेवारी कार्य है, तो देश के उत्पादन क्षमता पर यह असर पड़ता है। मौन रहना भी किसी व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। और सर्वप्रथम देखिएगा कि केरल हाई कोर्ट ने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया था, तो ये याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के 1 में अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। देखिए अनुच्छेद 21 के क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 46वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। और देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का बात किया गया है, तो ये सब आप याद रखिएगा। और इसमें से एक आर्टिकल जो है आपका यहाँ पे दे दिया गया है, 300 का विधिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21 को निकाल के इसमें से 300 के क में रख दिया गया, जो एक संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नाटो हो जाएगा। देखिएगा कि उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। थोड़ा सा इसे पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझा देते हैं कि देखिए इस समय क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बट गया। एक आपका यूएसए के साथ चला गया, और ये इसके द्वारा ही देखिए कि नाटो की स्थापना किया गया था, इसके साथ मित्र जो राष्ट्र था लोग। उसके बाद देखिए कि रसिया एक अपना अलग बना लिया, तो 2 हो गया पूरा विश्व। और देखिए भारत जैसा जो अभी अभी स्वतंत्र हुआ था लोग, किसी में भी जाता लोग तो घाटा होता, तो इसके लिए ये नाटो की स्थापना करता है लोग। और देखिए कि नाटो के नहीं, नेम का स्थापना करता है लोग, नॉन अलायंस मूवमेंट, तो ये याद रखिएगा।
अब थोड़ा इसके बारे में देखा जाए तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। यह एक अंतर सरकारी गैर संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में है और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कुल 32 देश शामिल हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था। अंतिम सदस्य देश देखिए कि स्वीडन है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन विनियस में किया गया था जो लिथुआनिया में है। सेटू का स्थापना 8 अप्रैल 1954 को हुआ था। यह इसका मुख्यालय बैंकॉक में पड़ेगा जो कि थाईलैंड में स्थित है। और सेंटू का स्थापना 24 फरवरी 1955 को हुआ था। एक इसका मुख्यालय अंकारा यानी तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। पूछा जा रहा है कि चूज द अप्रिएटेड वन वर्ड द सब्स्टिट्यूट है, तो इसका एक वर्ड में क्या हो जाएगा। तो ए मैन हु वाइफ इज डेड, यानी कि जिसकी पत्नी मर गई है तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है विधुर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देखिए कि स्यादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है और स्यादवाद का अर्थ होता है सापेक्षतावाद होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान दूरी समय प्रकाश इत्यादि पर निर्भर करता है। तो देखिए ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाए, तो दूरी समय प्रकाश साधन ये सब पर निर्भर करता है। और देखिए स्यादवाद नवावाद अनेकांतवाद सत्यभंगिनी सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। ज्ञान निरपेक्ष नहीं होता है, वह परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहता है। जैन धर्म पंच महाव्रत देखिएगा, इसमें अहिंसा सत्य अपिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य इसमें शामिल किया गया है। देखिएगा कि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य है जो महावीर के द्वारा जोड़ा गया और 4 तो पहले से ही आ रहा था। अनीश्वरवाद शून्यवाद आत्मावाद क्षणिकवाद से संबंधित है, तो ये याद रखना है। और महावीर के बारे में थोड़ा सा देखिए कि इनका बचपन का नाम वर्धमान था और ये आपके 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिए ज्ञान के प्राप्ति में। और देखिए कि महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर है और ये अंतिम तीर्थंकर है, तो ये याद रखेगा। इनके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय द यूजिंग एन एप्रोप्रिएटेड प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स। तो बिलो देखिए तो इसका लीड का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मिस हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा। इसमें जब जोड़ेंगे लोग तो नया शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है 100वां नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है कि अम्लीय जठर रस द्वारा स्रावित होता है, तो ये क्या होता है, तो देखिए कि अमाशय से होता है। तो अम्लीय जठर रस अमाशय से स्रावित होता है। अमाशय में भोजन के पहुंचने पर अमाशय जठर रस निकलता है। जठर रस भोजन में आकर मिलता है और उसका पाचन करता है। जठर रस का निकलना एक गैस्ट्रिक नामक हार्मोन से उत्तेजित होने के कारण निकलता है। जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस हल्का पीला रंग का होता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाया जाता है। आमाशय प्रोटीन का पाचन प्रमुख स्थान होता है। आमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज है और ये पाचन करके इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। म्यूकस जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करके आमाशय की रक्षा करता है, तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार देखिए कि हम लोग 100 क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लिए हैं और कोई भी सलाह देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सलाह दीजिए और साथ में लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो इसे यहीं पे समाप्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।